ये अब तक की सबसे साहसिक कार्यवाहियों में से एक थी। इजराइल ने ईरान के दिल तक पहुंचने वाला एक बड़ा ऑपरेशन किया। इस ज़मीनी ऑपरेशन को महीनों पहले से बहुत सावधानी से प्लान किया गया था और इसे कई स्ट्रैटेजिक चरणों में अंजाम दिया गया। पहले चरण में ईरान की एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए स्पाइक मिसाइलें दागी गईं। दूसरे चरण में ईरानी इलाके के अंदर गुप्त ड्रोन बेस स्थापित किए गए। ये बेस ईरान के मजबूत S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए स्थापित किए गए थे। इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से हवाई हमले किए, जिसका निशाना ईरान के मुख्य परमाणु साइट्स जैसे फोर्डो, नटेंस और इस्फान थे। ये परमाणु साइट्स बहुत मजबूत हैं, ज़मीन के नीचे गहराई में बने बंकरों में छिपे हुई हैं, जो लगभग 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हैं। इन हमलों से आसपास की इमारतों को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन गहराई में दबे मुख्य सुविधाओं को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए इजराइल को अमेरिका के बनाए GBU-57 जैसे बड़े बंकर बस्टर बम की ज़रूरत होगी, जो 8 मंजिल से भी ज़्यादा गहराई तक घुस सकते हैं और इसे स्टेल्थ B-2 स्प्रिट बॉम्बर से गिराया जा सकता है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल के पिछले हमलों, चाहे वो सीरिया हो या इराक या ईरान के अंदर हुए गुप्त ऑपरेशन हो, उनसे ये अलग था, क्योंकि इसमें ज़मीन के अंदर घुसपैठ, देश के अंदर घुसपैठ और बहुत सटीक हवाई हमले को सबको एक साथ मिलाकर किया गया था। ये कोई अकेला हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत सावधानी से तैयार किया गया था, जिसका लक्ष्य ईरान की सैन्य सुविधाओं को अंदर से ख़त्म करना था। महीनों तक इजरायली एजेंट्स ईरान के अंदर गहराई तक छुपे हुए थे। बहुत गोपनीयता से मसाड एजेंट्स ने अपने टारगेट पर सटीक गिरने वाली मिसाइल सिस्टम को ईरान में घुसाया। में राफेल स्पाइक एनालिस्ट मिसाइलें भी थीं, जिन्हें मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चढ़ाकर सिविल वाहनों के अंदर छिपाया गया था। ये लॉन्चर ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों के पास रखे गए थे, जैसे कि तेहरान के आसपास फैले सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी और मोबाइल लॉन्चर। ये सब आम जगहों पर छिपे हुए थे और सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। जब हवाई हमला शुरू हुआ तो ये छिपे हुए लॉन्चर एकदम से सक्रिय हो गए। रिमोट से चलने वाली मिसाइलें बहुत सटीकता से वहाँ से दागी गईं, जहाँ ईरान सेना को भी जवाब देने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा था। साथ ही इजरायली जासूस एजेंसी ने ईरान के अंदर एक गुप्त ड्रोन बेस भी बना लिया था। ये काम यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में देखे गए तरीकों से मिलता जुलता था, लेकिन इसे और भी ज़्यादा चालाकी और गोपनीयता से अंजाम दिया गया था। ड्रोन्स को टुकड़ों में ईरान में घुसाया गया और महीनों तक चुपचाप जोड़कर तैयार किया गया। ये फैक्ट कि तेहरान के इतनी करीब ऐसी सुविधा बनाई और चलाई जा सकी, इस मिशन की असाधारण पहुंच और सावधानी को दिखाता है। इस गुप्त बेस से छोटे UAV और बड़े विस्फोटक वाले क्वाडकॉप्टर लॉन्च किए गए। ये ड्रोन अलग अलग काम करते थे। FPV ड्रोन पहले एयर डिफेंस सिस्टम पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करते थे और क्वाडकॉप्टर उसके बाद टारगेटेड ब्लास्ट से काम खत्म करते थे। इन सब ने मिलकर ईरान के एडवांस्ड S-300 बैटरी सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सैम साइट्स को नष्ट कर दिया, जिससे ईरान की एयर डिफेंस ग्रिड अंधी हो गई। हालांकि इजराइल 13 जून 2025 से ईरान के परमाणु साइट्स पर बमबारी कर रहा है, फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि ये हमले बार बार क्यों हो रहे हैं। जवाब ज़मीन के बहुत नीचे है। ये परमाणु फैसिलिटीज़ सिर्फ छिपी हुई ही नहीं हैं, बल्कि मजबूत कंक्रीट और मिट्टी की परतों के नीचे दबी हुई हैं, जिन्हें ज़्यादातर हमलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इजराइल अपने खुद के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ये हथियार ईरान की सबसे मजबूत ज़मीन के नीचे वाली परमाणु फैसिलिटीज़ को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इजराइल एक ही टारगेट पर बार बार हमला कर रहा है, ताकि बचाव की परतों को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा सके। अगर इजराइल ने अमेरिका के द्वारा बनाए गए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया होता, जो और भी गहराई तक घुस सकते हैं, तो इसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता और शायद ज़मीन के नीचे वाली यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ एक ही बार में नष्ट हो जाती। अब हम अमेरिकी हथियारों पर वापस आते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इजराइल किन चीज़ों को टारगेट कर रहा है और क्यों। इजरायली डिफेंस फोर्स का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना है, खासकर उसके सबसे महत्वपूर्ण एनरिचमेंट साइट्स को, जैसे फोर्डो, नॉटेंस और इस्फान। इन साइट्स को निशाना बनाकर, एग्जाम्पल के तौर पर नॉटेंस को लें। इस साइट में ज़मीन के ऊपर 6 बिल्डिंग्स हैं और ज़मीन के नीचे 3 स्ट्रक्चर्स हैं।
जिनमें से 2 इतनी बड़ी हैं कि उनमें 50,000 सेंट्रीफ्यूज लग सकते हैं। इजराइल के हालिया हमलों के बाद न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक शुरुआती आकलन ये बताते हैं कि हमले बहुत प्रभावी रहे हैं। इन हमलों से सिर्फ ज़मीन के ऊपर का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नीचे वाले हिस्सों में भी बिजली गुल हो गई जहाँ सेंट्रीफ्यूज लगे हुए होते हैं। ज़मीन के ऊपर वाला पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। ये प्लांट 2003 से चल रहा था और 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। सामान्य तौर पर हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% तक एनरिच किया जाता है, इसीलिए ये साइट उस सीमा के बहुत करीब थी। अब नौटेंस के बाद फोर्डो को देखते हैं। नौटेंस से अलग फोर्डो ज़मीन के बहुत नीचे बना हुआ है और बहुत मजबूत सुरक्षा है वहाँ पर। इजराइल ने इसे एडवांस्ड बंकर बस्टर म्यूनिशन से निशाना बनाया, लेकिन नतीजा बहुत साफ नहीं था। इजराइल के बम इसकी मजबूत सुरक्षा को नहीं तोड़ पाए। कई बार हमला करने के बाद भी नुकसान बहुत कम हुआ। असल में इजरायली जेट्स ने फोर्डो पर कई बार ये बम गिराए, जिसमें 2.5 तीव्रता वाला भूकंप भी आया था, जो इन हमलों की ताकत को दिखाता है। ये साइट्स अभी भी बहुत बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि यहाँ की जगह और ईरान की मिसाइल शील्ड दोनों ही इसे बचा लेते हैं। इजराइल का बार बार इन्हीं टारगेट्स पर हमला करना ये दिखाता है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इजराइल को फोर्डो परमाणु साइट को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम BLU-109 को देखते हैं। इसे ब्लू भी कहा जाता है। ये 2000 पाउंड का बम है, जिसे 1970 के दशक में बनाया गया था। ये हथियार लगभग 1.8 मीटर यानी लगभग 5 फीट मजबूत कंक्रीट को तोड़ सकता है। अब इजराइल जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है वो है GBU-28, जिसके आगे लेज़र गाइडेंस लगा होता है। ये बम लगभग 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट की गहराई तक घुस सकता है, जो 2 मंजिला इमारत जितना है। लेकिन इनमें से कोई भी GBU-57 की ताकत के आसपास भी नहीं है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। ये बम 60 मीटर लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जा सकता है। इसे समझने के लिए यह गहराई 20 मंजिला इमारत जितनी हो सकती है। यह हथियार 20.5 फीट लंबा है, जिससे इसका स्ट्रक्चर बहुत सुडौल और एरोडायनेमिक लगता है, जो इसकी सटीकता के लिए ज़रूरी भी है। इसका व्यास यानी डायमीटर 31.5 इंच है और वज़न 30,000 पाउंड लगभग 14,000 किलो है। इसका भारी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे 200 फीट से भी ज़्यादा मजबूत कंक्रीट को तोड़ने की ताकत देता है, जिससे ये दुनिया के सबसे प्रभावी बंकर बस्टर हथियारों में से एक है। लेकिन ये तकनीक सिर्फ अमेरिका के पास है। इतने भारी हथियार को ले जाने के लिए $1 बिलियन की लागत से बने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे B-2 स्पिरिट बॉम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी बहुत मजबूत है और ऐसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट को वो आसानी से पकड़ लेंगे। इस चीज़ को अंजाम देने के लिए इजराइल कौन से कदम उठा सकता है और वो कितने कदम होंगे? पहला कदम जो होगा, बम को ले जाने वाला प्लेटफॉर्म। जैसा कि पहले बताया कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बहुत ऊंचाई से उड़ता है। जब ये सही जगह पर पहुंचता है और सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग होती है तो ये हथियार को गिरा देता है। बम को सटीकता के लिए डिज़ाइन किया गया है और गिराने की ऊंचाई इसके प्रभाव के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा कदम, टारगेटिंग की सटीकता। बम में एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है, जैसे GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। तीसरा कदम, ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करना। गाइडेंस की जानकारी बम के पीछे लगे 4 लैटिस मोटर फिन्स को भेजी जाती है। ये फिन्स रियल टाइम में हिल सकते हैं, जिससे बम गुरुत्वाकर्षण के नीचे आते हुए अपनी दिशा बदल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हथियार में कोई थ्रस्टर नहीं होता जो इसे दिशा बदलने में मदद कर सके। इसीलिए इसे बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है, ताकि इसे सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त समय और दूरी मिल सके। सबसे मुश्किल कदम होगा चौथा, सही जगह पर उस निशाने का पड़ना और उतना ही अंदर घुस पाना। GBU-57 का वज़न लगभग 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो होता है। जब ये अपने टारगेट पर पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ टकराता है, जिससे ये मजबूत बंकरों में भी गहराई तक घुस सकता है। ये 200 फीट से ज़्यादा मजबूत कंक्रीट को तोड़ सकता है, जिससे इसमें भरी हुई बारूद सही जगह पर फटती है। हमले का आखिरी कदम होगा हथियार को एक्टिव करना। इसमें 2 SDB फ्यूज लगे होते हैं।
जिसमें अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे। पहला फ्यूज जी सेंसिंग के लिए और दूसरा टाइम डिले फ्यूज होता है। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस हथियार को बहुत मजबूत मटेरियल के नीचे दबे टारगेट को नष्ट करना होता है। इसीलिए फ्यूज बम को बम के पीछे लगाया जाता है ताकि वह ना टूटे। जब टाइम डिले या जी सेंसिंग फ्यूज अपने स्थान पर पहुंचता है तो ये विस्फोट करता है, जिससे मिनी भूकंप आता है और बंकर 20 मंजिला इमारत के अंदर भी दब सकता है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करने के बाद इजराइल ने परमाणु वैज्ञानिकों को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें उसने लेज़र गाइडेंस और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इजरायली एयरफोर्स नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-15 का इस्तेमाल करती है, जिसमें कई तरह के म्यूनिशन लगे होते हैं ताकि कई जगहों पर सटीक हमले किए जा सकें। लेकिन इन सब में सबसे अहम होता है बंकर बस्टर बम, जो 6 मंजिला इमारत को भी तोड़ सकता है। ये बम कुछ ही गोलियों से कई ब्लॉक्स को ध्वस्त कर सकता है। ये बंकर बस्टर बम है। इसके आगे लेज़र सेंसर लगा होता है और उसके पीछे एडजस्टेबल फिन्स होते हैं। बीच में 650 पाउंड का वॉरहेड होता है जो बम होता है। ये 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर से बना हुआ होता है। इसके काम करने के तरीके कुछ यूँ हैं। ये या तो पहले टारगेट को लेज़र से सेलेक्ट कर लेता है या इसे पहले ही GPS से गाइड कर दिया जाता है। फिर F-15 जेट टारगेट के पास पहुंचता है और बम को गिरा देता है। जब बम गिरता है तो आगे का गाइडेंस सिस्टम टेल और फिन से जुड़ता है, जिससे बम सटीकता से अपने निशाने पर पहुंचता है। ये बंकर बस्टर बम लगभग 6 मीटर मजबूत कंक्रीट को तोड़ सकता है या 100 फीट सॉफ्ट ग्राउंड या इमारत में घुस सकता है। GBU-28 में एक डिले फ्यूज लगा होता है, जिससे ये टारगेट में घुसने के बाद विस्फोट करता है, ना कि सिर्फ टकराने पर पहले ही विस्फोट कर देना। इसमें 700 पाउंड TNT भरा होता है, जिससे इसका ब्लास्ट कई 100 मीटर तक होता है। इतने बड़े बम के लिए ये बहुत है।